गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से हम अपनी क्लास में वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सभी मन से पढ़ाई कर रहे हैं। इसका कई बार आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके, अनेकों न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया है। संभावना है संडे या मंडे को टेस्ट हो सकता है। उसका क्वेश्चन का सेटअप रेडी हो रहा है और उसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा और उस लिंक पर आपको अपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। उसमें कोई भी क्वेश्चन आप स्लिप नहीं करेंगे, सारी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद उसको सबमिट करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आगे का क्लास। कल जहाँ तक बताए थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसमें आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर लाइट थोड़ा कम हो रहा है, लाइट को थोड़ा यहाँ पर हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास में फिर और आगे। और ये क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है व्हेन ए lens is placed in a liquid, when a lens is placed in a liquid, then the lens is not visible. Why? इसका मतलब है जब एक लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तब वह लेंस दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? देखिए भाई, समझिए, जब एक लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तब वह लेंस दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? ये क्वेश्चन है। तो एक लेंस कब दिखाई नहीं पड़ता है, पड़ सकता है, इस पर गौर करना है। जब ये एक बर्तन है और इस बर्तन में कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये एक बर्तन है और इस बर्तन में कोई लिक्विड भरा हुआ है और इसमें एक लेंस डुबा रहे हैं। ये लेंस क्वेश्चन कहता है दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है लिक्विड है और ये जो है लेंस है, लेकिन ये लेंस इस लिक्विड में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो प्रश्न है कि आखिर ये लेंस इस लिक्विड में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? तो इसका जवाब यही होगा कि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के यदि बराबर हो तब वह लेंस उस द्रव में दिखाई नहीं पड़ता है। फिर से बोलते हैं, यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो तब वह लेंस उस द्रव में दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू लेंस इज इक्वल टू म्यू लिक्विड। इसका मतलब है कि लेंस और द्रव दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो गया, इसलिए यह लेंस दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों एक ही माध्यम हो गया। ऑप्टिक्स में आप देख रहे हैं कि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए ही थे, टू टाइप का होता है। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो किसी मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो किसी एक मीडियम का किसी अदर मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि लेंस का लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो तब वह लेंस उस लिक्विड में दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही मीडियम हो गया। इसका हिंदी में तो बोल चुके हैं, इंग्लिश में, इफ द refractive index of lens is equal to the refractive index of liquid, then this lens is not visible in the liquid. Then this lens is not visible in the liquid. Clear? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, when the Snell's law is not applicable, when the Snell's law is not applicable, स्नेल का नियम कब उपयोगी नहीं है। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, स्नेल्स का लॉ कब उपयोगी नहीं है। तो देखिए, स्नेल का नियम कब उपयोगी नहीं है, अब ये हम लोगों को समझना है कि स्नेल का लॉ कब उपयोगी नहीं है। तो स्नेल का लॉ, प्रकाश का जब भी अपवर्तन होगा तो स्नेल का नियम लागू होता है, लेकिन अब प्रश्न है कि स्नेल का नियम कब उपयोगी नहीं है। तो देखिए इसका जवाब हम लोग क्या देंगे। इसका आंसर है नंबर 1, व्हेन द इंसिडेंट रे इज normally placed on the surface of refracting medium। इसका हिंदी हुआ, जब आपतित किरण अपवर्तित माध्यम के सतह पर लंबवत गिरती है। जब आपतित किरण अपवर्तित माध्यम के सतह पर लंबवत गिरती है। जब आपतित किरण अपवर्तित माध्यम के सतह पर लंबवत गिरती है, तो इस स्थिति में स्नेल का नियम उपयोगी नहीं है। देखिए कैसे, ये कोई एक मीडियम है, इधर μ1 अपवर्तनांक, इधर μ2, लाइट आया नॉर्मली, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0। तिरछा आता तब ना आई बनता, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, 0। स्नेल लॉ क्या है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। यहाँ पे साइन 0 आई का मान
साइन फिर जीरो, क्या आ जाएगा? साइन जीरो का जीरो जीरो, ये क्या है? ये क्या हो गया? जीरो 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 वैल्यू आ गया ना जी। ये क्या हो गया? इनडिटरमिनेंट हो गया। ये इनडिटरमिनेंट मतलब इसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते अब। तो यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर साइन आई बाय साइन आर इज इनडिटरमिनेंट। तो साइन आई बाय साइन आर क्या हो गया? इनडिटरमिनेंट हो गया। इससे पता चलता है कि यहाँ पर स्नेल का नियम लागू नहीं है। तो कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी अपवर्तित माध्यम के सतह पर लंबवत पड़ती हो तब वहाँ स्नेल का नियम लागू नहीं है, यानी इस अवस्था में स्नेल का नियम फेल हो जाता है। तो स्नेल का नियम इस स्थिति में फेल हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है। ये तब हो रहा है जब प्रकाश की किरण किसी अपवर्तित माध्यम के सतह पर लंबवत गिरती है। पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा कंसेप्ट, इसका दूसरा कंसेप्ट पर ध्यान देना है। नंबर 2, if the angle of incidence in the denser medium is greater than critical angle। इसका हिंदी हुआ, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो अब देखिए, इस स्थिति में भी स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। कैसे? यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा कंडीशन, जब स्नेल का नियम लागू नहीं हो रहा है। ये कोई डेंसर मीडियम है और ये कोई रेयर मीडियम है। जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाती है और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया तो लाइट उस मीडियम में जाएगी नहीं, अपवर्तन हुआ ही नहीं। अपवर्तन नहीं हुआ, स्नेल का नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोल देता है, लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ चूँकि जो है I ग्रेटर देन C हो रहा है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है। इसलिए कह सकते हैं स्नेल्स लॉ इज इनवैलिड। यहाँ पर स्नेल्स लॉ इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि स्नेल का नियम तो अपवर्तन में लागू होता है, अपवर्तन तो हुआ नहीं, परावर्तन हो गया। इसलिए यहाँ पर स्नेल का नियम लागू नहीं है। तो याद रखना है, स्नेल का नियम मुख्यतः दो कंडीशन पर लागू नहीं है। ऐसी और भी स्थितियां हो सकती है, लेकिन मुख्य जो है वो दो कंडीशन है। जब लाइट परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टिंग मीडियम पे पड़ता हो तब, दूसरा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता हो तब। दोनों बात कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें साइनिंग तो नहीं हो रहा है कहीं पर?
क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इफ द point source is at focus of a convex lens, then so that its image must be at infinity। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। यदि बिंदु स्रोत उत्तल लेंस के फोकस पर हो, यदि बिंदु स्रोत उत्तल लेंस के फोकस पर हो, यदि बिंदु स्रोत उत्तल लेंस के फोकस पर हो, तब दिखाएं कि उसका प्रतिबिंब अवश्य ही अनंत पर होता है। तब दिखाएं कि उसका प्रतिबिंब अवश्य ही अनंत पर होता है। देखिए क्वेश्चन ऐसा जब आता है तो कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि यहाँ पर रे डायग्राम बना देता है। तो रे डायग्राम अगर पूछेगा तो रे डायग्राम बनाने कहेगा, किरण आरेख खींचे, लेकिन यहाँ पर साबित करने कहा गया है कि ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज अनंत पर बनेगा, प्रूव करके दिखा रहा है। तो प्रूव कैसे होता है? मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकल देना पड़ेगा, रे डायग्राम से नहीं होगा। तो यहाँ पर मैथमेटिकल कैसे प्रूव किया जाएगा भाई? चलिए देखते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। पॉइंट सोर्स कहाँ पर है? फोकस पर है। तो यहाँ पर ये रहा लेंस, पॉइंट सोर्स कहाँ है? फोकस पर है, ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया। लाइट इस तरह से आया और ये सब क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो अब ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये क्या है? फोकल लेंथ। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया? -f, बट लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या है भाई? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का वैल्यू कितना है? -f इक्वल टू 1/f। यहाँ पे देयरफॉर 1/v इक्वल टू 1/f, ये माइनस माइनस प्लस उस तरफ गया फिर माइनस, तो 1/v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1/0, तो v इक्वल टू क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बना? इन्फिनिटी पे बना। तो ये तो रेड डायग्राम की तरह हुआ, लेकिन ये क्या हुआ? इसका प्रूफ हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। ये क्या हुआ? मैथमेटिकल प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल प्रूफ हो गया कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स के रूप में फोकस पर है लेंस का, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। v का मान क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। v का मान इन्फिनिटी आने से क्या पता चला? इमेज कहाँ है? इन्फिनिटी पे बन रहा है। ये सब लाइट पैरेलल हो गया। तब पैरेलल लाइट कहाँ कटता है? इन्फिनिटी पर। इससे साबित भी हो गया, मैथमेटिकल प्रूफ हो गया कि इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, when the lens is divided, when the lens is divided into parts along the normal axis, then what is effect on its intensity of light? Number B, focal length of lens. फोकल लेंथ ऑफ लेंस नीचे लिख लिए हैं। ध्यान देना है इस क्वेश्चन के हिंदी पर। हिंदी है, जब एक लेंस को लंबवत अक्ष के सापेक्ष, जब एक लेंस को लंबवत अक्ष के सापेक्ष दो भागों में विभाजित किया जाता है, तब ए नंबर प्रकाश के तीव्रता पर, ए नंबर प्रकाश के तीव्रता पर, बी नंबर लेंस के फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए नंबर प्रकाश के तीव्रता पर, बी नंबर लेंस के फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये है क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कल भी बोले थे कौन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन कम इम्पॉर्टेंट है। ये सब एक अच्छे स्टूडेंट के लिए नहीं है। अच्छे स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, तभी आप एक अच्छा स्टूडेंट बनकर उभर सकते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन पर एक एक चीज़ों पर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले ए नंबर, ये एक लेंस है। इस लेंस पर प्रकाश पड़ा, इसकी इंटेंसिटी मान लिए कितना है, आई है, और इसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जहाँ पर ये फोकस बनेगा, ये इसका फोकल लेंथ है। तो ओरिजिनल लेंस इंटेंसिटी आई प्रकाश का और फोकल लेंथ एफ। ए नंबर, इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लाइट को कैसे दिया गया है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस दिया जाता है। लेंस को कैसे काटा गया है, नॉर्मल एक्सिस। तो नॉर्मल एक्सिस में जब लेंस को काट देंगे इस तरह, ध्यान दीजिए, इस तरह से जब काट देंगे लेंस को, तो अब लाइट का इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितना लाइट अभी जा रहा है उतना लाइट अभी भी जा रहा है, तो इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट नॉट अफेक्टेड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नॉट अफेक्टेड,
प्रकाश के, हिंदी है, प्रकाश के तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना लाइट पहले आ रहा था उतना अभी भी आ रहा है, तो प्रकाश के तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बी नंबर, फोकस दूरी। फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसको हम लोग देख सकते हैं, फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फोकल लेंथ बिकम्स डबल। देखिए भाई, फोकस दूरी 2 गुनी हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी इसका, उसके तुलना में 2 गुनी। प्रकाश की तीव्रता क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जितना यहाँ था एपरेचर उतना यहाँ भी है एपरेचर, तो प्रकाश की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन फोकस दूरी क्या हो गई, 2 गुनी। आप चाहेंगे कि फोकस दूरी 2 गुनी कैसे हुआ, ठीक है, तो चलिए बताते हैं फोकस दूरी 2 गुनी कैसे हुआ। ये दोनों लेंस को जब सटा देंगे तो क्या बनेगा, यही बन जाएगा जी। इस दोनों को कांटेक्ट में ला देंगे तो यही बन जाएगा। तो यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। चूँकि f1 इक्वल टू f2, तो अब लिख सकते हैं 1/f1 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f1, क्योंकि दोनों का तो एक ही टुकड़ा से कटा हुआ है। तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू 2/f1 होगा। 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/f1। तो f1 इक्वल टू कितना हो गया, 2f, या f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2f। तो f2 का भी मान हो जाएगा 2f। तो कह सकते हैं कि जब लेंस को लंबवत अक्ष के सापेक्ष 2 भाग में बांटा जाता है तो लेंस के तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लेंस की फोकस दूरी 2 गुनी हो जाती है। इसका ये प्रूफ भी है, नीचे तक दिख रहा है। तो याद रखना है, जब किसी लेंस को लंबवत अक्ष के सापेक्ष 2 भागों में बांटा जाएगा तो उस लेंस के तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंस की फोकस दूरी 2 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, when the lens is divided in 2 parts along the principal axis, then what is effect on its intensity of light, focal length of lens। अब इस क्वेश्चन का हिंदी है,
ध्यान देना भाई, इस क्वेश्चन का हिंदी है, जब एक लेंस को उसके प्रधान अक्ष के सापेक्ष दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, जब एक लेंस को उसके प्रधान अक्ष के सापेक्ष दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, तब ए नंबर प्रकाश की तीव्रता पर, बी नंबर लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए नंबर प्रकाश की तीव्रता पर, बी नंबर लेंस के फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोग लेंस को कैसे डिवाइड किए थे, लंबवत। अब कैसे डिवाइड करेंगे, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों को डिवाइड करना है। ये रहा लेंस और इस पर ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर लाइट इस तरह से आया, ये है इसका फोकल लेंथ, ये रहा लाइट का इंटेंसिटी जो शुरू का लेंस है। ए नंबर इंटेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाएगी। इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, कैसे आधी हो जाएगी, ध्यान दीजिए समझाते हैं। ये जो है लेंस है, आधा टुकड़ा उधर और ये आधा टुकड़ा इधर। तो अब जो इतना से प्रकाश जा रहा था, तो अब प्रकाश इतने से न जाएगा जी, इतना से जब प्रकाश जाएगा तो इंटेंसिटी जो पहले था उसके तुलना में दोनों टुकड़ा की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो प्रकाश की तीव्रता इस स्थिति में आधी हो जाएगी। अब प्रश्न है इसके फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फोकल लेंथ नॉट अफेक्टेड, फोकल लेंथ नॉट अफेक्टेड, फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, फोकस दूरी पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, इसको अगर हम यहाँ पे नीचे जो है ना, देखिए इसमें फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइट जो आएगा ये वहीं पर जाकर फोकसित होगा जहाँ पर पहले हुआ था, इसलिए फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि इसके लेंस के फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो लेंस के फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर से एक बार समझ लेना है, जब एक लेंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में दो भाग में बांटते हैं तो लेंस की तीव्रता आधी हो जाएगी, लेंस के फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीछे क्या पढ़ाए थे, जब एक लेंस को उसके लंबवत अक्ष के सापेक्ष बांटते हैं तब उसके प्रकाश की तीव्रता पर प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन फोकस दूरी दोगुना हो गया था। लेकिन यहाँ पर जब इसको प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में काटते हैं तो प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाएगी, लेकिन फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोथ आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, such type of question are asked in the different competitive examination also। ऐसा क्वेश्चन आपको जी मेंस, नीट, एडवांस, IIT में मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए ध्यान दें, ये सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है, किसी भी लेंस को हम लोग दो तरीक़ा से ही बांट सकते हैं, एक उसको परपेंडिकुलर एक्सिस में, एक उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही हम लोग उसका ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। तो ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक ही हुआ। और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है
वो उसका एपरेचर के रेस्पेक्ट में होता है, और एपरेचर के रेस्पेक्ट में जो इंटेंसिटी और फोकल लेंथ है उस पर अलग प्रभाव पड़ेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी और फोकल लेंथ पर अलग प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने डील किया है, और दोनों क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. If a rod or pencil is placed in water, then it looks bent. Why? अगला क्वेश्चन है, if a rod or pencil is placed in water then it looks bent. Why? इसका मतलब हुआ, यदि एक छड़ या पेंसिल को पानी में डुबाया जाए तब वह मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों? फिर से हिंदी। यदि एक छड़ या पेंसिल को पानी में डुबाया जाए तब वह मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों? देखिए, समझिए। क्वेश्चन है, छड़ को या पेंसिल को, देखा होगा आपने, यदि एक छड़ या पेंसिल को आप पानी में डुबा देते हैं तो मुड़ा हुआ दिखता है। सीधा सा जवाब है प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली समझना है इसको। देखिए, ये जब एक पॉट है, यहाँ तक इसमें लेवल तक कोई लिक्विड है, इस तरह से कोई लिक्विड है ना जी, कोई लिक्विड है। कोई लिक्विड कौन है? वाटर है। यहाँ पर एक पेंसिल है या एक छड़ है। पेंसिल है ये, इट इज़ द पेंसिल। ये पेंसिल है, या छड़ भी हो सकता है, एक ही बात होगा। तो इसको इस तरह से हम रखे हुए हैं, तो ये ना हमें मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है इस तरह से। ये ना मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। ये एपरेंट डेप्थ हो गया और ये रियल डेप्थ हो गया। याद होगा पीछे के क्लास में, इसी चैप्टर में पीछे के क्लास में बताए होंगे रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और एपरेंट शिफ्ट के बारे में। यहाँ पर होता ये है कि ये जो नीचे जो वाटर है, यहाँ पर ये जो पेंसिल है, तो लाइट जब डेंसर, ये इधर वाटर है, इधर क्या है? एयर है। तो जब ये वाटर से लाइट कहाँ गया? एयर में। तो ये नॉर्मल से क्या होता है? दूर मुड़ता है। डेंसर से रेयर में गया, नॉर्मल से दूर मुड़ा। तो नॉर्मल से जैसे दूर मुड़ा, तो अब ये लाइन दिखाई नहीं पड़ेगा, इसका जो आएगा ये लाइन दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो गया इसका इमेज, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज यहाँ बनेगा, क्योंकि लाइट का क्या हो रहा है?
रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ हो रहा है। ये जो है यहाँ पर है, ये जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो कह सकते हैं इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि जब एक छर या पेंसिल को पानी में डुबाया जाता है तब प्रकाश की किरण जब पानी से हवा में आती है तब वह अविलंब से बाहर की ओर मुड़ती है, इसलिए हमें पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इंग्लिश, इफ ए पेंसिल इज प्लेस्ड इन वाटर देन द रे ऑफ लाइट passing from denser to rare medium, from water to air, move away from the normal. So the apparent depth decreases. Hence the pencil or rod looks bent. Hence the pencil or rod looks bent. तो याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। ये रियल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ है लेकिन अपवर्तन से यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यही बात होता है जब एक पानी से भरी हुई बाल्टी को आप धूप में रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो पेंदी उसका ऊपर उठाई दिखाई पड़ता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये दिमाग में चल रहा है कि क्या ये जो लाइट है एलईडी लाइट है क्या इसमें दिखाई पड़ेगा, तो इसमें आप अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के लाइट का वेवलेंथ कम है, इस प्रकार के लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है और कम इंटेंसिटी में ऑब्जर्व करना घटना को होता तो है लेकिन दिखाई ठीक से नहीं पड़ेगा। लेकिन सनलाइट की इंटेंसिटी हाई है, उसमें आप आसानी से इस प्रकार की घटना को देख सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व वेरी इजली सच टाइप ऑफ फिनोमिना इन द सनलाइट। क्लियर? नाउ तो चलिए अब स्पष्ट हो गया है कि एक पेंसिल या एक छर जब पानी में डुबाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह हमें मुड़ा हुआ दिखता है, ठीक उसी तरह जैसे कि बाल्टी का पेंदी ऊपर दिखाई पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण के लिए क्या शर्त है? क्रांतिक कोण के लिए क्या शर्त है? क्रांतिक कोण के लिए क्या शर्त है? चलिए भाई, क्रांतिक कोण के लिए क्या शर्त है, अब ये हम लोगों को जवाब देना है। क्रांतिक कोण के लिए क्या शर्त हो सकता है? देखिए, क्रांतिक कोण कब बनता है पहले इस बात पर सोचना है। क्रांतिक कोण हम लोग तब प्राप्त कर सकते हैं जब लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता हो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसके लिए कंडीशन है, पहला लाइट must be move from denser to rare medium। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला शर्त है प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अपवर्तन कोण
याद रखना है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो मुख्य शर्त 2 ही है, तीसरा तो इसके आधार पर हो जाता है। ये अगर हो गया तो ये भी हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। तो पहला दूसरा मेन शर्त है, ध्यान देना है। पहला है प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, तभी क्रांतिक कोण बनेगा। यदि विरल से सघन में जाएगा तो क्रांतिक कोण नहीं बनेगा। दूसरा शर्त है अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, तभी क्रांतिक कोण बनेगा। अपवर्तन कोण अगर 90 से कम या ज़्यादा हुआ तो क्रांतिक कोण नहीं बनेगा। और आपतन कोण का मान तब क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो क्रांतिक कोण के लिए ये महत्वपूर्ण शर्तें हैं। इस शर्तों को पालन करने से ही क्रांतिक कोण बन सकता है, अदरवाइज क्रांतिक कोण नहीं बन सकता। तो ये था व्हाट आर द कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सन looks before sunrise and after sunset। इसका हिंदी है, सूर्य सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई पड़ता है, क्यों? ध्यान से, हिंदी, सूर्य सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई पड़ता है, क्यों? चलिए इसका जवाब क्या होगा अब हम लोगों को समझना है। सूर्य सूर्योदय से पहले दिखाई पड़ता है और सूर्य सूर्यास्त के बाद भी दिखाई पड़ते रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हर चीज़ें साइंटिफिक सिस्टम पर आधारित होती हैं और साइंटिफिक फिजिक्स इसी बातों पर हमेशा जोर देता है। तो साइंटिफिक फिजिक्स टुडे इस बात पर ध्यान देता है कि साइंस एक प्रकार का सोच है और साइंस एक ऐसा सोच है जो हमेशा आपको सोचने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आप सोचने की क्षमता बढ़ाते नहीं हैं तो आप साइंस में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप फिजिक्स को रटने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप कोशिश करें हमेशा हर चीज़ों को सोचें, समझें, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हिंदी इसका लिख लिए हैं, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य क्यों दिखता है। चलिए इसका पहले फिगर बनाते हैं। ये रहा अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में घूम जाती है ना। और यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है। यहाँ नीचे का जो मीडियम है, हवा नीचे ज़्यादा है इसलिए डेंसर है। ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं ऊपर का माध्यम रेयर है। ये रहा सन और सन से लाइट जैसे यहाँ रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में गया, ये नॉर्मल से अवे गया। ये सन का काल्पनिक इमेज बना। ये क्या बना? काल्पनिक इमेज बना। इट इज़ द रिफ्रैक्टेड इमेज ऑफ सन। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड इमेज ऑफ सन। ये सूर्य का
अपवर्तित प्रतिबिंब है। ये ओरिजिनल सूर्य है लेकिन ये सूर्य का अपवर्तित प्रतिबिंब है। तो ये 2 मिनट पहले दिख जाता है सूर्योदय से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सन राइज हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ मॉर्निंग है। तो मॉर्निंग में क्या होता है, सन राइज होता है। अब ये 2 मिनट पहले दिख जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण जब नीचे क्षितिज के पास से गुजरती है तो वहाँ पर सघन से विरल में आती है और ये प्रकाश की किरण ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। इसलिए यहाँ से लाइट पीछे जा कर के ये अपवर्तित प्रतिबिंब सूर्य का बनता है। इसलिए सूर्य जब सूर्योदय होने लगता है तो 2 मिनट पहले लाल वाला चक्र दिखाई पड़ जाता है। लेकिन अब समझना है सूर्यास्त के बाद क्या होता है। तो देखिए सूर्यास्त के बाद यहाँ पर आते हैं। ये रहा, सूर्यास्त हो चुका है। यहाँ पर सन सेट हो गया है और यहाँ पर अब सूर्य का अपवर्तित प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। इट इज़ द रिफ्रैक्टेड इमेज ऑफ सन। ये सूर्य का अपवर्तित प्रतिबिंब है। तो ये एस डैश, ये एस सूर्य है, एस डैश अपवर्तित प्रतिबिंब है। ये एस सूर्य है, ये एस डैश ये अपवर्तित प्रतिबिंब है। तो सूर्यास्त यहाँ पर हो चुका है और सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य दिखते रहता है। तो प्रश्न है कितनी देर तक, 2 मिनट तक। इस आधार पर जो है 2 मिनट पहले दिख जाता है सूर्योदय से और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है। इस प्रकार के सूर्य पूरा लाल चक्र होता है जो कि अपवर्तित प्रतिबिंब है सूर्य का। उसको आप खुली आंख से भी देख सकते हैं और हम लोग खुली आंख से इस प्रकार के सूर्य को आराम से देख सकते हैं। लेकिन जब ओरिजिनल सूर्य आ जाएगा तो फिर उसे देखना मुश्किल होगा। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी जब सूर्य ओरिजिनल सूर्य नीचे चला जाता है तो 2 मिनट तक वो लाल चक्र दिखते रहता है। वही सूर्य का अपवर्तित प्रतिबिंब है और ये 2 मिनट तक ऐसा होता है। तो ये मामला क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। क्योंकि नीचे का मीडियम क्या है, डेंसर। क्यों है, क्योंकि नीचे हवा अधिक है, ऊपर धीरे धीरे हवा क्या है, विरल है। इसलिए प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर। और यदि आप अर्थ के एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे, अर्थ का एटमॉस्फेयर कम्युनिकेशन में आएगा तो वहाँ पर जब पढ़ेंगे तो नीचे का माध्यम में बहुत मॉलिक्यूल्स मौजूद है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर है ना, इस प्रकार से आयनोस्फेयर है ना, उसमें जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो मीडियम जो है रेयर हो रहा है। नीचे का मीडियम जो है वो क्या है, डेंसर है। उस दिन पढ़ा रहे थे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो उसमें से आपने देखा था कि जैसे तारा का प्रकाश निर्वात से एटमॉस्फेयर में इन करता है, एटमॉस्फेयर में लगातार उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है जिसके कारण तारा टिमटिमाता है और ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का काउज है। इसी प्रकार ये पीछे क्वेश्चन तो पढ़ा दिए थे। इसी प्रकार जब सूर्योदय का समय होता है तो सुबह सुबह आपने देखा होगा कि सुबह सुबह सूर्य जो है वो 2 मिनट पहले हमें लाल चक्र दिख जाता है। क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन से वो सूर्य का अपवर्तित प्रतिबिंब हमें लाल चक्र के रूप में दिखता है। उसी प्रकार जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त के समय यहाँ पर क्या हो रहा है, इवनिंग है और इवनिंग में हमें 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखते रहता है। योग का कहना है, योग शास्त्र का कहना है कि यदि आप इस प्रकार के उगते हुए सूर्य को जो लाल चक्र है और डूबते हुए सूर्य को जो लाल चक्र है अगर आप देखते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है। सच टाइप ऑफ रिफ्रैक्टेड इमेज ऑफ सन विच इज जस्ट लाइक द रेड डिस्क इज मोस्ट यूजफुल टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी पर्सन। किसी भी आदमी के एकाग्रता को बढ़ाने के लिए उस लाल वाले चक्र वाले सूर्य को देखना से एकाग्रता बढ़ती है। ऐसा आप करके देख सकते हैं, आपकी एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हम लोग उस प्रकार से लाल चक्र वाले सूर्य को सुबह में या तो शाम में
कुछ देर तक देख सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। इसमें से अब हमें ये निकालना है कि आखिर ये 2 मिनट कैसे होता है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है, और पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूम रही है तो वो 24 आवर्स में एक बार घूम जाती है। तो कितना एंगल बनाया, 360 का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 360 डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हैं इन 360 डिग्री द टाइम कितना होता है 24 आवर। 360 डिग्री जो पृथ्वी जो घूम जाती है तो इसमें समय कितना होता है 24 आवर। ये जो पृथ्वी है वो प्रत्येक अक्षांश पर वो हाफ डिग्री से रोटेट करती है। तो यहाँ पर हाफ डिग्री के लिए ये हो जाएगा 24/360 इंटू 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 1/30 आवर इक्वल टू 1/30 इंटू 60, और ये क्या हो गया मिनट। तो इसका मान कितना हो गया 2 मिनट। तो हम लोग कह सकते हैं कि सूर्योदय से पहले सूर्य का लाल चक्र हमें 2 मिनट पहले दिखाई पड़ जाता है, और ये भी कह सकते हैं सूर्यास्त के बाद हमें लाल चक्र 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ते रहता है। तो ये था इसका मैथमेटिकल प्रूफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि सूर्योदय से पहले सूर्य हमें इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। उसी तरह सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। इंग्लिश में कह सकते हैं कि द सन लुक्स बिफोर सनराइज बिकॉज द रे ऑफ लाइट टेक प्लेस द रिफ्रैक्शन, सो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन द रे ऑफ लाइट मूव्स थ्रू द डेंसर टू रेयर मीडियम, हैंस द रिफ्रैक्टेड इमेज ऑफ सन इज look before 2 minutes, and it is the cause of sun looks before sunrise, and such cause is also available for sunset। तो यहाँ तक आज हम लोग पहुँचे, और अब याद रखना है कि सूर्योदय से पहले सूर्य हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण 2 मिनट दिखाई पड़ता है बाद तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे का माध्यम सघन है, ऊपर का माध्यम विरल है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये घटना पाई जाती है। क्लियर है? तो बाकी फिर हम लोग अगले क्लास में बढ़ेंगे। जितना बताया जा रहा है इस सबको आप कॉपी में अपडेट करते हुए डेली रिवाइज भी क्या करें ताकि ये आपका बहुत अच्छी तरह क्लियर रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।